शुरुआत करते हैं आज न्यूज़पेपर की। आज हम सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। ठीक है, 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टोबैको डे। विश्व तंबाकू दिवस हम 31 मई को मनाते हैं। ठीक है, तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए, उसके जो हार्म नुकसान होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम रखी गई थी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो हार्मफुल इम्पैक्ट रहता है तंबाकू इंडस्ट्री का, ठीक है, एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा हमारे प्लानिट में। ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। इसके अलावा जो हमारा जो प्लेनेट है ना, इस पर प्रेशर भी क्रिएट करता है नेसेसरी। ऑलरेडी स्केर्स रिसोर्सेस एंड फ्रैगाइल इकोसिस्टम, ऑलरेडी से हमारा जो पृथ्वी है, प्लानेट है, वो इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत कमज़ोर है और रिसोर्स के मामले में भी हमारी धरती उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज की भी हमारे यहाँ पर कमी है। भारत ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे तंबाकू के उपयोग को सीमित कर सकें या फिर तंबाकू के यूज़ को पूरी तरफ से ख़त्म किया जा सके। इंडिया ने अडॉप्ट किया है टोबैको कंट्रोल प्रोविजंस। ठीक है, अंडर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHO FCTC। ठीक है, तो टोबैको के कंट्रोल के कुछ प्रोविज़न WHO के हिसाब से इंडिया ने अडॉप्ट किया है। दूसरी बात, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 सरकार ने लेके आई थी, जिसको हम शॉर्टकट में कोटपा बोलते हैं। इसने रिप्लेस कर दिया था सिगरेट्स एक्ट 1975 को। ठीक है, लार्जली लिमिटेड टू स्टैट्यूटरी वार्निंग cigarette smoking is injurious to health to be displayed on cigarette packs and advertisement। मतलब कि आपको विज्ञापन में ये दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, सिगरेट का जो पैकेट रहता है उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, मतलब यदि आप सिगरेट पीते हैं तो ये आपके हेल्थ को ख़राब करेगा। इट डिड नॉट इंक्लूड नॉन सिगरेटीज़, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं था? नॉन सिगरेटीज़ इंक्लूड नहीं था। फिर 2003 का एक्ट आया था तो उसमें इंक्लूड किया गया सिगार, बीड़ी, ठीक है, इसका चैरूट्स, पाइप टोबैको। चैरूट का मतलब भी यहाँ पर सिगार ही बताया गया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से रहती है ये पिक्चर में। पाइप टोबैको, इसके अलावा हुक्का, चेविंग टोबैको, पान मसाला एंड गुटखा। 2003 में जब हमने कानून लाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने शामिल कर दिया। जैसे कि यहाँ केवल सिगरेट अकेले की बात कर रहे थे, अब यहाँ सिगरेट, सिगार, बीड़ी, चैरूट, पाइप टोबैको, हुक्का, चेविंग टोबैको, पान मसाला और गुटखा भी शामिल कर दिया था। प्रमुलगेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019 लाया गया। ठीक है, प्रमुलेशन का मतलब होता है प्रचार। विच प्रोहिबिट्स, जो कि मना करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ ई सिगरेट। ई सिगरेट का ना तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन भी ई स्टोरेज का ख़त्म करने की बात ये कानून करता है। इसके अलावा नेशनल टोबैको क्वाइटलाइन सर्विस है, NTQLS। तो टोबैको क्वाइटलाइन सर्विस है द पोटेंशियल टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ टोबैको यूज़र्स। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिन सेवाओं को हमें टोबैको कंज्यूम करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। विथ सोल ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड टेलीफोन बेस्ड इंफॉर्मेशन, हम उन्हें टेलीफोन बेस्ड इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे करके आप तंबाकू को छोड़ेंगे, कैसे उस करके उसको धीरे धीरे उसके क्वांटिटी को रिड्यूस करना है। इसके अलावा एडवाइस, सपोर्ट, रेफरल फॉर टैबाको सीजेशन, ये सारी बातें हमें टैबाको कंज्यूम करने वाले लोगों को बताना है। टोबैको सीजेशन का मतलब होता है धूम्रपान को रोकना या फिर बंद करना, ठीक है। एम सीजेशन प्रोग्राम, इट इज़ एन इनवाइटेबल यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर टोबैको सीजेशन। टोबैको को ख़त्म करने, उसके यूज़ को कम करने के लिए एक ये गतिशील टेक्नोलॉजी है। इंडिया ने लॉन्च किया था एम सीजेशन, ठीक है, यूजिंग टेक्स्ट मैसेज इन 2016 एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। मतलब कि सरकार क्या काम करेगी, लोगों को मैसेज करके भेजेगी कि तंबाकू का उपयोग आप छोड़ दीजिए, तंबाकू को जल्दी से जल्दी छोड़िए, तंबाकू से ये नुकसान होता है, तंबाकू को कैसे करके छोड़ सकते हैं, तंबाकू के लिए ये हेल्पलाइन है। ये सारी बातें मैसेज के माध्यम से यदि सरकार कर रही है तो वो स्कीम एम सीजेशन कहलाती है, ठीक है। तंबाकू का जो कंजप्शन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। द प्रिवलेंस ऑफ टैबाको यूज़ हैज़ डिक्रीज बाई 6 परसेंटेज पॉइंट, 6 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। कंपेयर करें 2009-10 से 2016-17 को, तो 2009-10 में 34.6% था, ये घट करके 28.6% हो गया है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंतर्गत इंडिया ने सेट किया था एक एम्बिशियस टारगेट को, ठीक है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या फिर उच्च आकांक्षी, प्रयत्न साध। एम्बिशियस टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग टोबैको यूज़ बाई 30% बाई 2025। 2025 तक तंबाकू के उपयोग को 30% कमी करने की बात सरकार ने कही थी। नेक्स्ट साइंस वाली जो न्यूज़ आई है वो मशीन लर्निंग को लेकर के आई है, ठीक है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार होता है, ठीक है, जिसके चलते चलते सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, एक प्रकार से एक्यूरेट हो जाते हैं, वो प्रेडिक्शन लगा सकते हैं आउटकम्स का, ठीक है, क्या रिजल्ट आने वाला, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो, ठीक है, और बिना किसी एक्सप्लिसिटी मतलब कि बिना किसी स्पष्ट रूप से प्रोग्राम के। मशीन लर्निंग के अंतर्गत जो एल्गोरिदम किया जाता है वो हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ करती है एज इनपुट के रूप में और प्रिडिक्शन लगाती है नए आउटपुट वैल्यू की, ठीक है। तो ये होती है मशीन लर्निंग। न्यूज़ में बताया गया है कि जो मशीन लर्निंग है वो हेल्प करती है, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए न्यू नैनो मटेरियल्स फॉर नैनो एलाइज, ठीक है। ये प्रिडिक्शन कर सकती है नए मटेरियल्स का, ठीक है, किसके लिए, नैनो एलाइज के लिए। यदि हमें नैनो एलॉय बनाना है तो उसके लिए नई मटेरियल्स का अनुमान लगाया जा सकता है मशीन लर्निंग के द्वारा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर एंड रेयर अर्थ, इन सभी के लिए प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है नए मटेरियल के लिए। तो वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग का उपयोग किया ताकि वो डेवलप कर सकें, ठीक है, एक मैप डिज़ाइन को, किसका, एलॉयस का। एलॉयस के डिज़ाइन मैप को डिज़ाइन करने के लिए मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट किया गया है एट द नैनो स्केल लेवल विच कैन हेल्प प्रिडिक्ट द मैच ऑफ पेयर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। वो अनुमान लगा सकता है, ठीक है, मेटल्स का जो पेयर रहता है उसको मैच कराने के लिए। दैट कैन फॉर्म बायोमेटालिक नैनो एलाइज, जो बना सकता है बायोमेटालिक नैनो एलाइज। जिन नैनो एलॉय की हम बात कर रहे हैं उनको कोर सेल नैनो क्लस्टर एलॉय भी हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मेटल जो रहता है वो कोर का निर्माण करता है और जो दूसरा रहता है वो सरफेस में रहता है, लाइक शेल, ठीक है, आर ए न्यू फ्रंटियर, और ये एक
नई बात है। अब यहाँ पर ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस कंडीशन में कोर सेल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, इन द नैनो क्लस्टर एलॉयज। नैनो क्लस्टर एलॉय मतलब दो धातुएं हैं, तो उसमें कौन सी कोर बनाएगी और कौन सी सेल बनेगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड विच स्टेज ऑन द सरफेस एज ए सेल। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक कोहेसिव एनर्जी डिफरेंस, कुछ कुछ फैक्टर हैं जैसे कि कोहेसिव मतलब होता है बांधने वाला या फिर चिपकाने वाला। कोहेसिव एनर्जी डिफरेंस, एटॉमिक रेडियस डिफरेंस, सरफेस एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम may play part in the core and cell preference of atoms। कौन कौन सी बातें यहाँ पर निर्भर करती हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कणों को बांधने वाली जो एनर्जी है उसमें कितना अंतर है दोनों में। मान के चलिए दो मेटल है, तो दोनों की जो कणों को बांधने का जो बल है वो कितना है। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस डिफरेंस, उनका जो परमाणु त्रिज्या है वो कितनी है। इसके अलावा सरफेस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, सरफेस एनर्जी में कितना अंतर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम, दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी चीज़ें, ठीक है, भाग लेती हैं कोर एंड सेल प्रेफरेंस के लिए। इन्हीं को देखा जाता है, उस हिसाब से फिर पता चलता है कि कोर बनेगा या फिर सेल बनेगा। पीरियडिक टेबल को देखें तो 95 मेटल हैं डिफरेंट कैटेगरी के। ठीक है, ये एल्कालीस से लेकर के एल्कलाइन अर्थ तक शामिल हैं। ठीक है, एल्काली का मतलब होता है क्षारीय, और एल्केलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ मतलब होता है द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर 6 केमिकल एलिमेंट इन ग्रुप 2 ऑफ पीरियडिक टेबल। उसमें कौन कौन शामिल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। द एलिमेंट्स हैव वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी, दे आर ऑल शाइनी, सिल्वरी वाइट, समवॉट रिएक्टिव मेटल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सब जो 6 मेटल हैं वो कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके पास एनर्जी है कि ये 4465 पेयर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रायोगिक तौर पर तो ये इम्पॉसिबल है ये डिटरमाइन करना कि वो कैसे करके बिहेव करते हैं नैनो क्लस्टर एलॉय को बनाते समय। लेकिन जो कंप्यूटर है कैन बी प्रोग्राम टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ दीज पेयर्स। लेकिन कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करके उनके बिहेवियर का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से। और मशीन को ये पता रहता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है पैटर्न्स, किसके द्वारा, फीडिंग इन ए नंबर ऑफ पैटर्न्स, वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी का मतलब होता है एक साल के भीतर हमारे भारत में, ठीक है, कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनको यदि आप रुपए में बताते हो तो वो रुपए को हम कहेंगे भारत की जीडीपी। वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को एक साल के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, भारत के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेटस यदि किसी कंट्री का पता करना है तो उसके लिए जीडीपी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीडीपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, रिफर टू बाय द इकोनॉमिस्ट एज द साइज ऑफ एन इकोनॉमी। जीडीपी से पता चलता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी का साइज आखिर है क्या। तो जीडीपी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिजनेसेस में, इकोनॉमिस्ट टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल।
यदि जीडीपी राइज हो रही है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी इज़ एक्सपांडिंग, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक्सपांड कर रही है। एंड द पीपुल आर स्पेंडिंग देयर मनी विच शोज एन इकोनॉमी दैट इज़ ग्रोइंग स्ट्रोंगर। इसका मतलब ये है कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं और इसी से हमारी इकोनॉमी स्ट्रोंग बनती है। हाई जो जीडीपी रहती है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर को, ठीक है, इन टेकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं वो कि हमें इन्वेस्टमेंट आखिर करना कहाँ है। तो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया गया था बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, नेम था उनका साइमन कुजनेट्स 1934 में, एंड इज देयर आफ्टर रिकॉग्नाइज्ड एज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेजर्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944। जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो है y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। y मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, c है कंजप्शन, i है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, x मतलब एक्सपोर्ट और m मतलब इंपोर्ट। जीडीपी को कितने प्रकार में बांटा गया है इसको हम देख लेते हैं। पहला होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जिसको हम नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू है एट द करेंट मार्केट प्राइस। अभी वर्तमान में जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसमें यदि आप फाइनली कहो कि वस्तुओं का उत्पादन इतना हुआ और उनकी कीमत इतनी है और सेवाओं का इतना उत्पादन हुआ और उनकी इतनी कीमत है। दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ जीडीपी कैलकुलेटेड एट द करेंट मार्केट प्राइस। यदि हम जीडीपी को वर्तमान मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो कुछ चीज़ों के ध्यान में रखी जाती है, जैसे कुछ फैक्टर हैं, इन्फ्लेशन, प्राइस चेंजेस, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा मनी सप्लाई एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग जीडीपी। एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज सेड टू बी द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस डिटरमाइंड इन इकोनॉमी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए यदि जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो वो कहला जाती है हमारी रियल जीडीपी, ठीक है। तो ये जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, ठीक है। ये क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू है किनकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे भारत के भीतर में एक साल के भीतर। देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब न केवल महंगाई को हम जीडीपी में शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा यदि वस्तुओं और कीमतों में गिरावट आ रही, डिफ्लेशन हो रहा है, तो उसको भी हम जीडीपी के कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। वहीं जहाँ पर फ़ायदे हैं जीडीपी के तो कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जीडीपी डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, ठीक है। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है जीडीपी। दूसरी बात, जीडीपी फेल हो जाता है इंडिकेशन करने के लिए कि क्या नेशन की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। तीसरी बात, इट फेल टू टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। यदि कोई चीज़ मार्केट में बन रही है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ह्यूमन हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। न्यूज़ में बताया जा रहा है Q4 जो रहा जीडीपी का वो घट गया है, ठीक है, डिक्लेरेट्स हो गया है 4.1% में। वहीं आप देख लोगे मार्च के महीने के कुछ पहले यदि जाओगे, ठीक है, मार्च 2022 के पहले जाओगे तो काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला था हमको, ठीक है। 2021-22 में 8.7% था, 2020-21 में 6.6% था।
और अभी यदि आप देखोगे वर्तमान में तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 4.1% रही है। यहीं पर जीडीपी से रिलेटेड एक टर्म यूज़ हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो जीवीए से किसी देश में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता लग जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि पार्टिकुलर टाइम में इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम आप हटा दीजिए तो कितने रुपए का सामान और सर्विस का उत्पादन हुआ है, ठीक है। अब यदि हम इनपुट कॉस्ट को भी जोड़ देंगे, रॉ मटेरियल के दाम को भी उसमें मिला देंगे तो हमारी जीडीपी बहुत बड़ी दिखने लग जाती है। इसीलिए हम इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल के प्राइस को हटा देते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं आधार एक्ट 2016 से रिलेटेड, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। तो इसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण, प्रमाण नेसेसरी है यदि आप सरकार की सब्सिडी लेना चाहते हो, ठीक है, सरकार की किसी स्कीम का बेनिफिट चाहिए, सेवाओं का बेनिफिट चाहिए, दैट आर फाइनेंस्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ से? जो पैसा आपको मिल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऐसी जगह में आधार को सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। In the absence of Aadhaar, the individual is to be offered an alternate and viable means of identification. यदि आधार नहीं है तो आपको दूसरा आइडेंटिफिकेशन का साधन पेश करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा he is not deprived of the same। वहीं सेपरेटली आधार कार्ड को देखेंगे तो उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, प्रिफरेंस दिया गया है केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए, नॉन योर कस्टमर, बट नॉट मैंडेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, एक्वायरिंग ए न्यू सिम और स्कूल एडमिशन। लेकिन इसके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप बैंक अकाउंट खुल रहे हैं तो आधार कार्ड लेके आओगे तभी अकाउंट खुलेगा, ठीक है। न्यू सिम खरीदना है तो आधार कार्ड चाहिए, स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको आधार कार्ड चाहिए। इस आधार एक्ट में एक बात ये भी कही गई थी कि जो कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसकी कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग को ये एक्ट मना करता है। जैसे कि फिंगरप्रिंट को आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, आइरिस स्कैन अमंग अदर बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स, और भी जो चीज़ें हैं बायोमेट्रिक से रिलेटेड डाटा उसको कहीं पर शेयर नहीं किया जा सकता है। केवल आधार कार्ड नंबर जनरेशन के लिए यूज़ होगा और उसके ऑथेंटिकेशन के लिए इसका यूज़ होगा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या आधार कार्ड के माध्यम से किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NCPI के डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 6.48 करोड़ मूल्य का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ 8,739 ट्रांजैक्शंस के माध्यम से। इसमें इन्वॉल्व था 2,391 यूनिक यूज़र्स टुक प्लेस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कितने यूज़र थे? 2,391 यूज़र थे। टोटल ट्रांजैक्शन हुए थे 8,739 और 6.48 करोड़ का फ्रॉड हुआ था आधार कार्ड के माध्यम से। 2021-22 का ये डेटा है।